बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FBISC मॉडल पेपर्स 2022। स्टूडेंट्स, मॉडल पेपर्स की डिस्कशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मॉडल पेपर जो आया है SLO बेस्ड, उसमें क्या डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं या बहुत ही घुमा फिरा के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो जब SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया गया स्टूडेंट्स को और ये बताया गया कि 2022 में SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स आएंगे, तो स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, क्या बहुत ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस आएंगे, क्या जो हम नेशनल बुक फाउंडेशन को एज अ मेन बुक फॉलो करें, क्या उसके बीच में से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं अगेन एंड अगेन आपको ये क्लियर कर दूं कि SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप जो नेशनल बुक फाउंडेशन को फॉलो करें उसके बीच में से कुछ नहीं आएगा, क्योंकि वो नेशनल बुक फाउंडेशन जो है वो 2006 कैरिकुलम के अकॉर्डिंगली ही लिखी गई है। उसमें वो तमाम टॉपिक्स हैं जो कि आपके कैरिकुलम में गिवन हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने एज अ रेफरेंस बुक जो है वो KPK और बलूचिस्तान की बुक्स जो कि सेम कैरिकुलम पर लिखी गई हैं, आप उनको एज अ रेफरेंस बुक यूज़ कर सकते हैं। अपनी प्रैक्टिस करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के लिए, या कोई भी टॉपिक है तो उसके किस तरह से डिफरेंट वे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसके लिए आप उनको जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने माइंड में ये क्लियर कर लें कि जो आपकी बुक है उसमें से ही पेपर आने वाला है, ठीक है, कोई बाहर से नहीं आने वाला। और कॉन्सेप्चुअल करने के लिए जो है वो उसकी वैल्यूज़ थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल है तो उसको इस तरह से पूछा जा सकता है, या कॉन्सेप्चुअल वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो है वो टोटली आपको अनसीन पेपर आएगा और आपको आता ही नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल पास्ट पेपर्स जैसे फेडरल बोर्ड के होते आए हैं, क्योंकि फेडरल बोर्ड की जो स्ट्रैटेजी थी वो पहले भी कॉन्सेप्चुअल ही थी, उसके पेपर्स कॉन्सेप्चुअल ही आते थे। लेकिन अब जो है वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स का जब कहा गया है तो इसका मतलब है कि अगर स्टेटमेंट जो है वो न्यूमेरिकल की या क्वेश्चन की स्टूडेंट्स की बुक के साथ मैच नहीं कर रही, ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स जो है वो आर्ग्यू नहीं कर सकते, क्वेश्चन नहीं उठा सकते कि ये हमारी बुक में नहीं है, ठीक है। इस चीज़ से हटाने के लिए स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट वाली साइड पर लाने के लिए जो है वो SLO बेस्ड सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल पेपर नंबर 1 को हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। 1 बाय 1 हम तीनों मॉडल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको मॉडल पेपर 1 का जो है पैटर्न वो दिखा देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास मॉडल पेपर 1 का जो है वो पैटर्न है। आप इसको फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास 17 MCQs हैं, ठीक है। इनको हम अभी 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। 17 MCQs के बाद हमारे पास जो है ये सेक्शन B है। तो स्टूडेंट्स, पहले जो है लास्ट ईयर तक ये होता था कि B और C सेक्शन होता था, ठीक है, और उसके बाद D सेक्शन होता था। लेकिन B और C सेक्शन के लिए चैप्टर्स भी एलोकेट होते थे कि B सेक्शन जो इतने चैप्टर्स में से बनेगा, C सेक्शन इतने में से बनेगा। लेकिन अब वो वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया गया है। सेक्शन B में देखें, आपको आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस में से 14 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और इसमें बिल्कुल भी यहाँ पर जो है वो चैप्टर्स की एलोकेशन नहीं है कि कितने क्वेश्चंस किस चैप्टर्स में से बनेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में सेक्शन C है, इसमें अगेन 3 क्वेश्चंस होंगे आपके पास, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा होता है हमारे पास कि जो चैप्टर्स जिस तरह से 2 हाफ्स में डिवाइड होते हैं, तो पहला जो है वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो फर्स्ट हाफ वाले चैप्टर्स में से होगा, जो सेकंड क्वेश्चन होगा सेकंड हाफ वाले चैप्टर्स में से होगा, और ये थर्ड क्वेश्चन जो है वो दोनों में से एक एक जो है वो क्वेश्चन ले लिया जाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, A पार्ट जो है वो लास्ट वाले चैप्टर्स में से है, ठीक है, और फर्स्ट पार्ट जो है वो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। अब जो है इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि ये SLOs के अकॉर्डिंगली किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन। तो ये एक एडिशनल काम टीचर्स के लिए एक एडिशनल काम हो गया कि हर टीचर जब भी पेपर बनाएगा, अपने कॉलेज के लिए बनाएगा या बोर्ड के लिए बनाएगा, तो उसको ये जस्टिफाई करना होगा कि अगर उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो किस कैटेगरी में आ रहा है, क्या वो नॉलेज बेस्ड में आ रहा है, क्या वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड में आ रहा है, या वो एप्लीकेशन बेस्ड में आ रहा है। तो वो उसको जस्टिफाई करने के लिए उनको यहाँ पर जो है वो अलग से पूरे पेपर को जस्टिफाई भी करना होगा, ठीक है।
तो उनको सेम वो क्वेश्चंस बनाने होंगे कि हमने इस तरीके से, जैसे ये लिखा हुआ स्टेट एंड यूज डॉल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है। तो ये सिंपल नॉलेज बेस में से आता है, ठीक है। नॉलेज बेस में आप सीधा सीधा डेफिनेशंस पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये सारा का सारा टीचर्स ने जो है वो इसको डिवाइड करना होगा कैटेगरीज़ में। लास्ट में जो टेबल है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स जब फर्स्ट मॉडल पेपर आया था, अभी बाकी 2 मॉडल पेपर्स नहीं आए थे, तो स्टूडेंट्स यही समझ रहे थे कि ये जो स्टॉक्योमेट्री है उसमें से 8 मार्क्स का ही पेपर आएगा हमेशा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर में से 5 नंबर का ही आएगा, ठीक है। यानी स्टूडेंट्स ने समझा कि ये जो मार्क्स है ना ये फ़िक्स हैं, हर चैप्टर के फ़िक्स हैं। तो अगर किसी चैप्टर के मार्क्स कम है, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर सॉलिड्स के जो है वो मार्क्स 5 हैं, तो हम सॉलिड वाले को टोटली जो है वो चॉइस पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इन तीनों जो मॉडल पेपर्स हैं उनके टेबल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर की बात की, सॉलिड्स की, तो उसमें फर्स्ट मॉडल पेपर में जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ था, ठीक है। नॉलेज बेस्ड ही थे सारे, ठीक है। कोई उसमें से अंडरस्टैंडिंग या एप्लीकेशन का क्वेश्चन नहीं था। और नेक्स्ट आप देख लें सॉलिड्स में से, तो ये हमारे पास जो है वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया है और इसमें नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग दोनों तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो थर्ड सेट में हमारे पास 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हम कंपैरिजन अगर करें इन क्वेश्चंस का, ठीक है, अगर हम तीनों के मार्क्स का कंपैरिजन करें तो देखें स्टॉक्योमेट्री में पहले जो हमारे पास स्टॉक्योमेट्री का चैप्टर है, पहले मॉडल पेपर में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आए हैं, दूसरे में 13 के, तीसरे में जो है वो 11 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं। और अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स की बात करूं तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट मॉडल पेपर में 19 मार्क्स का क्वेश्चन आया है, फिर दूसरे में 6 और फिर तीसरे में 8 मार्क्स का। देखें पहले में कितना ज़्यादा मतलब प्रोपोर्शन जो है वो उसमें से आ गया। तो ये फिक्स नहीं है, ठीक है। एक तो बात ये क्लियर हो गई आप लोगों को। और उसके बाद सिंपल ये चीज़ फिक्स रहेगी कि नॉलेज बेस्ड हमेशा 30% रहेंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड 50% और एप्लीकेशन बेस्ड जो है वो 20% रहेंगे, ठीक है। यानी ये पॉइंट्स में ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसे ये 30% होना चाहिए तो 29.3% लिखा है, तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन जो है वो हर चैप्टर के मार्क्स जो है वो फिक्स नहीं है। और ये देखें थर्ड मॉडल पेपर के जो टेबल है उसके एंड पे भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये जो नॉलेज बेस, अंडरस्टैंडिंग बेस और एप्लीकेशन बेस की परसेंटेजेस, और ये भी बताया गया कि जो टोटल मार्क्स हैं स्पेसिफाइड फॉर ईच यूनिट, तो वो इसी मॉडल पेपर तक ही है। ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फाइनल पेपर आया तो उसमें से इतने इतने नंबर का ही जो है वो क्वेश्चंस आएंगे। और लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी देख लें, 40% बहुत इजी पेपर होगा, 40% मॉडरेट होगा और 20% डिफ़िकल्ट होगा। इसका मतलब है कि 80% मार्क्स तो हर बच्चे के आने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सीधे सीधे क्वेश्चन जब पूछे जाएंगे तो वो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि 3 आवर्स का जो टाइम होता है उसमें आपको सोचना ना पड़े और आप बहुत अच्छे से जो है वो उसको जल्दी जो है वो अटैम्प्ट कर सकें और फुल मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकें। तो 80% मार्क्स तो हर बच्चा गेन कर सकता है, और फिर जो बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन करेंगे तो वो 100% मार्क्स भी केमिस्ट्री में ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलें अब हम स्टार्ट करते हैं 1 बाय 1 ऑब्जेक्टिव। हम फर्स्ट मॉडल पेपर को डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। और इसका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर लेते हैं। फिल द रेलिवेंट बबल फॉर ईच, ठीक है। ईच पार्ट कैरीज 1 मार्क। प्लाज्मा इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अब इसमें बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हैं। प्लाज्मा इज़ अ मिक्सचर ऑफ, तो आपको सिंपल पता है कि प्लाज्मा जो है वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे एग्जिस्ट करता है, जैसे कि सन जो है वो प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पे क्या होता है कि एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकल जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो पीछे क्या रह जाता है हमारे पास, कैटाइन। तो आप सिंपल बाकी ऑप्शंस को देखने के बजाय देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आइंस, मीन्स के बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। एंड देन हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स आर। तो ये आपको 2 इक्वेशंस दी हुई हैं, ठीक है। और उनका कहा गया कि सेल पोटेंशियल या ईएमएफ ऑफ द सेल फॉर्म्ड बाय दीज 2 विल बी। तो अब आपने बताना है कि इन 2 यानी मैग्नीशियम मेटल और सिल्वर मेटल से मिलाकर एक सेल बनाया जा रहा है, तो उसकी ईएमएफ कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो है वो इनमें से कौन कैथोड एक्ट कर रहा है, कौन एनोड एक्ट कर रहा है, ओके।
तो स्टूडेंट्स सबसे पहले आप ये नोट करें, क्योंकि जब आपको सेल पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स करवाए गए हैं तो उसमें आपको बताया गया था कि जो टेबल में गिवन होती हैं वैल्यूज़ वो आपको दी जाती हैं और वो रिडक्शन पोटेंशियल्स होती हैं, ठीक है, वो रिडक्शन पोटेंशियल्स होती हैं। और लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेशन को कि मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसकी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, लेकिन सिल्वर इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन है, ठीक है। तो दोनों की डिफरेंट गिवन है। तो आप पहले तो इन दोनों को ना सेम में लेकर आओ, दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में लेकर आओ, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम जब इसको एक ही पर लेकर आएंगे, ठीक है, तो इसकी भी रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगी 0.8। अब प्लस 0.8 वोल्ट और माइनस 2.71 वोल्ट्स में से कौन सी वैल्यू बिगर है, ठीक है। तो जो वैल्यू बिगर होगी रिडक्शन पोटेंशियल की तो उस मेटल की रिडक्शन होगी, और दूसरी मेटल जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी। तो यहाँ से हमने डिसाइड कर लिया कि सिल्वर की रिडक्शन होगी और मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी। तो इसका मतलब है ये दोनों इक्वेशन जो हैं वो ऑपोजिट हो जाएंगी, उल्ट कर देंगे हम, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने ऑपोजिट कर ली हैं, ठीक है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है और वो एक्ट करेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो एनोड एक्ट करता है, ठीक है, और जिसकी रिडक्शन हो रही है वो कैथोड एक्ट करता है, ठीक है। तो अब हमारे पास वो सेल पोटेंशियल की जो है ई नोड ऑफ द सेल कैलकुलेट करने की हमारे पास इक्वेशन थी। तो यहाँ पर हम कैथोड में से जो है वो एनोड को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है कि हमारे पास जो सिल्वर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल थी वो माइनस में गिवन थी, लेकिन उसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में थी, ठीक है, उसकी रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में थी। तो अब हमने कैथोड की जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड की रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो माइनस करनी है, तो ये हमारे पास प्लस में हो जाएगा एंड द आंसर विल बी प्लस 3.51 वोल्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमें लग रहा था कि बहुत मुश्किल सा था, मुश्किल नहीं था, ये सिंपल फ्यू सेकंड्स में हल होने वाला क्वेश्चन था। सिंपल आपने इक्वेशन को देखकर पहले तो उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स देखनी है, क्योंकि देखिए उन्होंने आपको एक की रिडक्शन और एक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दी हुई थी। पहले तो दोनों को रिडक्शन पोटेंशियल में करना था, और जिसकी रिडक्शन हो रही है उसको ज़्यादा है वैल्यू उसकी रिडक्शन करनी है, जिसकी रिडक्शन वैल्यू कम है उसकी को आपने ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट करना था, ठीक है। और एकदम से कैलकुलेटर में आपने इन वैल्यूज़ को कैथोड में से एनोड को माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो मैंने माइनस को प्लस में इस वजह से चेंज किया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सिल्वर की जो है वो आपके पास माइनस में थी, लेकिन यहाँ पर आपने दोनों रिडक्शन पोटेंशियल्स लेनी है, ठीक है। एक की रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगी और एक की रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी, तो ज़्यादा में से आपने कम को हमेशा मतलब माइनस करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है।